हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करेंगे। तो आज का टॉपिक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, और उसके बाद पढ़ने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देखो यहाँ पे क्या क्या आप पढ़ने वाले हो ये चैप्टर में। नाम से ही पता चल जाएगा, थर्मो मतलब कुछ हीट या टेम्परेचर से रिलेटेड साइंस होगा, और ये डायनेमिक्स मतलब स्टडी ऑफ मोशन। तो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब रहेगा स्टडी ऑफ मोशन ऑफ हीट। ओके, अब वो कैसे हम स्टडी करते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3 क्वांटिटी डिफाइन की हुई है। पूरे चैप्टर में आपको ये 3 क्वांटिटी अच्छे से समझनी है। एक है हीट, एक है इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम, और एक वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन ऑन सिस्टम। एक रहेगा हीट, एक रहेगी इंटरनल एनर्जी, और एक है वर्क। ओके, ये 3 क्वांटिटी पढ़नी है, और 3 लॉज है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सबसे पहले ये जीरोथ लॉ नाम क्यों पड़ा, क्योंकि पहले हमें मिला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद हमने बनाया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और ये फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनने के बाद एक साइंटिस्ट ने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाया। अब वो तो एक सिंपल लॉ था थर्मोडायनेमिक्स के लिए, बट मोस्ट फंडामेंटल लॉ ये था। मोस्ट फंडामेंटल लॉ ये था। तो अगर आप एक परफेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हो, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से पहले ये वाला लॉ आना चाहिए। अब ऑलरेडी यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नाम दे दिया था, इसलिए ये जो नया लॉ बना उसको उससे आगे का ऑर्डर देने के लिए नाम रखा गया जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके, तो ये तो एकदम इजी लॉ है, और अच्छे से समझना। सबसे पहली बात कि हम कब बोल सकते हैं कि सिस्टम थर्मली इक्विलिब्रियम में है। हम कब ये बोल सकते हैं कि जो सिस्टम हमारी है वो थर्मली इक्विलिब्रियम में है। तो उसके लिए एक चीज़ समझो कि सपोज़ ये एक रोड है, यहाँ का टेम्परेचर है T1, यहाँ का टेम्परेचर है T2। ओके, अगर मैं आपको पहले से बोलूँ कि T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो हीट कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगी, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, मतलब T1 से T2 की ओर। ओके, तो हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम T1 टू T2, मतलब कोई एनर्जी है वो T1 से T2 की ओर जा रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ का और यहाँ का और हर एक जगह का टेम्परेचर है वो सेम हो जाएगा। अगर आप आइडियली देखना चाहो तो वो इन्फाइनाइट टाइम पे होगा, बट अभी समझ लो कि सभी जगह पे टेम्परेचर सेम हो गया और हीट फ्लो है वो ज़ीरो हो गया। हीट फ्लो हो गया ज़ीरो। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरी सिस्टम है वो अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ऐसी 3 सिस्टम लूँ, मेरे पास यहाँ पे 3 सिस्टम हैं, ठीक है, और उन सिस्टम को आइसोलेट करने के लिए मेरे पास वॉल है, और वो वॉल भी कैसी होगी तो वो भी अच्छे से समझो। वॉल है वो एडियाबैटिक होगी। एडियाबैटिक का मतलब क्या, कि जिसके अंदर ना तो बाहर से हीट आ सकती है, ना अंदर से बाहर की ओर हीट जा सकती है। ठीक है, मतलब हीट कंडक्शन वो ज़ीरो करके देगी और किसी सिस्टम को थर्मली आइसोलेटेड रखेगी। आइसोलेटेड मतलब जिसमें हीट ट्रांसफ़र ज़ीरो हो जाए और सिस्टम के अंदर की जो हीट है वो कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो मान लो कि ऐसी कोई एक सिस्टम है।
ठीक है। अब ये है सिस्टम ए, ये है सिस्टम बी और यहाँ पे है सिस्टम सी। तीनों अलग अलग टेम्परेचर पे है, बट जो ये है ये जो वॉल है वो कंडक्टिंग वॉल है, और यहाँ पे जो वॉल रखी है हमने वो एडियाबेटिक मतलब इंसुलेटिंग वॉल है। ठीक है, तो ए है वो सी के साथ थर्मली इक्विलिब्रियम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिंग वॉल है तो हीट ट्रांसफ़र हो सकती है। तो हीट ट्रांसफ़र कंटिन्यूसली हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होती रहेगी। और जो सी है वो बी के साथ भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है, या तो आप ऑपोजिट बोल सकते हो, बी एंड सी बोथ आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यही कहना चाहता है कि इफ a system is in thermal equilibrium with another system and that system is also in thermal equilibrium with a third system, then first and third system both are said to be in thermal equilibrium। समझो, अगर A वो C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, B वो भी C के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो A and B both are in thermal equilibrium with each other। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ओके, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, तो स्टेटमेंट क्या बनेगा? इफ़ टू systems are in thermal equilibrium with another system, then both the systems are said to be in thermal equilibrium। ओके, एक सिंपल सा लो है, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं। ठीक है, एक बार फिर भी टेक्स्ट बुक में अच्छे से पढ़ लेना और समझ लेना, और अगर कहीं पे डाउट लगे तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, अब मेन ये है हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, बस अभी ये अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले हीट समझते हैं। क्या कोई सिस्टम है, सपोज कोई एक सिस्टम है, उसको हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनर्जी कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं? तो टेम्परेचर की हेल्प से। अब टेम्परेचर की हेल्प से एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब क्या? समझो कि सपोज़ मैं अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अगर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कराना चाहता हूँ तो मुझे हाइट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? चेंज इन हाइट। जब चेंज इन हाइट है तभी कोई मास फ्लो कर पाएगा, और मास अगर मूव हो रहा है तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे वो अपनी एनर्जी चेंज कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे ये डिस्प्लेस भी हो रहा है और उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स भी लगेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे एबिलिटी टू डू वर्क उसके पास हमने दे दी। ओके, वो एबिलिटी कहाँ से आई? चेंज इन हाइट की हेल्प से। ठीक है, सेम वे अगर कोई चार्ज है तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से चार्ज मूव हो सकता है। वैसे ही किसी एनर्जी को, ओके, या तो जो थर्मल एनर्जी है उसको आप मूव कराना चाहते हो तो चेंज इन टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, और ये चेंज इन टेम्परेचर आपने डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन 2 पॉइंट्स क्रिएट कर दिया, तो जो एनर्जी है वो मूव होगी, वो एनर्जी को हम बोलते हैं हीट एनर्जी। ठीक है, अब हीट एनर्जी का यूनिट क्या रहेगा? यूनिट रहेगा जूल और या तो कैलोरी। हीट एनर्जी का यूनिट है जूल और अनदर यूनिट है कैलोरी। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब सपोज में कोई एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, उसको मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब कोई एक सिस्टम है, उसको मैं हीट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब वो सिस्टम उसी हीट की वजह से कोई ना कोई वर्क कर सकेगा, तो ये सिस्टम ने कर दिया वर्क।
सपोज हीट लॉस्ट यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना, हीट लॉस्ट यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, अगर हो रहा है तो भी हम बाद में काउंट कर लेंगे। तो आपने यहाँ पे 100 जूल जितनी हीट प्रोवाइड की, सपोज 40 जूल जितना वर्क हुआ, तो बाकी की 70 जूल किधर जाएगी, तो 70 जूल सिस्टम के पास बैलेंस में रहेगी। अब उसको हम हीट नहीं बोल सकते क्योंकि हीट को स्टोर नहीं किया जा सकता, इसलिए देखो यहाँ पे स्टेटमेंट्स कुछ दिए हैं। जो हीट नाम का वर्ड है उसको हमने डेली लाइफ के वर्क नाम के वर्ड के साथ कंपेयर किया है, जो मैकेनिक्स में आता था वर्क, ठीक है। तो वो अच्छे से पढ़ो। The notion of heat should be carefully distinguished from the notion of internal energy। हीट और इंटरनल एनर्जी को आप आइडेंटिफाई करोगे, अलग रखोगे, तो यहाँ पे देखो हीट कैंसल है, क्यों, क्योंकि ये 60 जूल जो स्टोर हो चुका है उसको आप हीट नहीं बोल सकते, उसको आपको बोलना पड़ेगा इंटरनल एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड दी सिस्टम। ये सही है। अब वो कैसे, वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है आपको। हीट इज़ certainly energy but it is the energy in transit। ये एक ऐसी एनर्जी है जो वो ऑलवेज मूविंग होती है, जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, और अगर स्टोर करते भी हो तो अनदर फॉर्म में। दिस इज नॉट जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स। ये सिर्फ एक वर्ड्स का प्ले नहीं है, एक कोई गेम नहीं है, थोड़ा सीरियस है। देखो, द डिस्टिंक्शन इज ऑफ द बेसिक सिग्निफिकेंस। ओके, अब यहाँ से आपको सब कुछ समझ में आएगा। कैसे, देखो, द स्टेट ऑफ अ थर्मोडाइनेमिक सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स इंटरनल एनर्जी नॉट हीट। कोई भी थर्मोडाइनेमिक सिस्टम है उसका स्टेट मतलब उसके पास सर्टेन प्रेशर होगा, सर्टेन वॉल्यूम, टेम्परेचर, ठीक है, और उस हिसाब से उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता चलेगी, और वो हम हीट की हेल्प से डिफाइन नहीं करते, हम डिफाइन करते हैं इंटरनल एनर्जी के हिसाब से। अब यहाँ पे वर्ड्स देखो अच्छे से, स्टेटमेंट कैसे बन सकते हैं और कैसे कैसे स्टेटमेंट आपको ऑकवर्ड लग सकते हैं। अ स्टेटमेंट लाइक, समझना, अ स्टेटमेंट लाइक a gas in a given state has certain amount of heat is as meaningless as the statement that a gas in a given state has certain amount of work। कोई गैस है उसके पास इतना वर्क स्टोर हो चुका है, आप बोल सकते हो? बिल्कुल नहीं बोल सकते। कोई गैस के पास आप बोल सकते हो कि 300 जूल वर्क है वो स्टोर हो चुका है? नहीं बोल सकते। आपको ये बोलना पड़ेगा कि उसके पास 300 जूल जितनी स्टोर्ड एनर्जी है, वर्क है ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि वर्क ऑलवेज हो रहा होता है या हो चुका होता है। आप ये बोल सकते हो कि सिस्टम ने 300 जूल वर्क किया या सिस्टम के ऊपर 300 जूल वर्क हुआ। आप ये नहीं बोल सकते कि सिस्टम के पास 300 जूल वर्क स्टोर्ड है। समझ में आया? तो किसी सिस्टम के पास हीट है वो बोलना भी उतना ही मीनिंगलेस है। इसलिए देखो यहाँ पे लिखा है, फिर से पढ़ रहा हूँ। अ स्टेटमेंट लाइक अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट is as meaningless as the statement that a gas in a given state has certain amount of work। ठीक है, जैसे किसी सिस्टम के पास वर्क स्टोर्ड नहीं होता, वैसे ही किसी सिस्टम के पास हीट स्टोर्ड फॉर्म में नहीं होगी, वो ऑलवेज मूविंग होगी। ओके, इन कॉन्ट्रास्ट अ गैस इन अ गिवन स्टेट, देखो अभी ये सही स्टेटमेंट है। अ गैस इन अ गिवन स्टेट हैज़ अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरनल एनर्जी, ऐसा बोल सकते हो।
is perfectly meaningful statement. Similarly, the statement a certain amount of heat is supplied to the system or a certain amount of work was done by the system are perfectly meaningful. ओके अब यहाँ पे टू समराइज, अब समरी क्या है, देखो आपको ये पता चल गया कि सिस्टम ने इतना वर्क किया है, सिस्टम इतनी हीट एब्जॉर्ब कर रही है या तो रिजेक्ट कर रही है, और सिस्टम के पास इतनी इंटरनल एनर्जी हो सकती है। अगर आइडियल गैस है तो इंटरनल एनर्जी ओनली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो सकती है, क्योंकि आइडियल गैस के लिए इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल बनेगा ज़ीरो, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी भी बनेगी ज़ीरो। ठीक है, बाकी इंटरनल एनर्जी है वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सभी टाइप की स्टोर्ड एनर्जी हो सकती है सिस्टम के अंदर। ठीक है, टू समराइज, हीट एंड वर्क in thermodynamics are not state variable, they are modes of energy transfer to a system resulting in change in its internal energy, which as already mentioned in is a state variable। याद रखना इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट वेरिएबल है। सपोज आप किसी एक सिस्टम को इनिशियल पोजीशन पे P1 V1 T1 टेम्परेचर है, फाइनल पोजीशन P2 V2 T2 पे लेके आते हो कैसे भी करके, तो अगर आपने फर्स्ट टाइम ये पाथ कंसिडर किया, सेकेंड टाइम ये पाथ कंसिडर किया और थर्ड टाइम ये पाथ कंसिडर किया, ठीक है ना, यहाँ पे थी इनिशियल पोजीशन, यहाँ पे थी फाइनल पोजीशन, और तीन पाथ थे, पाथ 1, पाथ 2 एंड पाथ 3। तो तीनों पाथ पे वर्क डन जो आपको मिलेगा वो डिफरेंट मिलेगा। तीनों पाथ के लिए हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज आपको डिफरेंट मिलेगी, बट तीनों पाथ के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट वेरिएबल है और वो सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंडेड रहेगी। ओके, जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट वेरिएबल है और वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगी, पाथ पे नहीं। पाथ पे डिपेंडेड कौन सी क्वांटिटी रहेगी, तो एक है वर्क और एक है हीट एनर्जी। ये पाथ डिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग पाथ पे आपको उनका अमाउंट डिफरेंट लगेगा। ठीक है, और ये पाथ कोई फिजिकल पाथ नहीं है, ये ग्राफ है। तो यहाँ पे जो हम प्रेशर या वॉल्यूम या टेम्परेचर में जो वेरिएशन लाते हैं उसी को हम पाथ बोलते हैं। ठीक है, चलो अभी पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अच्छे से समझो। सपोज कोई एक सिस्टम है, हम एग्जांपल लेके पहले समझते हैं। आपको ये लॉ पहले से पता ही है और आप खुद भी बना सकते हो। ठीक है, अब एक सिस्टम है, सिस्टम के पास इनिशियली एनर्जी है सपोज 100 जूल, स्टोर्ड एनर्जी है, समझ जाओ। सिस्टम के पास ऑलरेडी स्टोर्ड एनर्जी है। ओके, और वो कितनी है 100 जूल। ओके, उसके ऊपर आपने वर्क किया या तो हीट सप्लाई की, तो हीट सप्लाई की है उसका अमाउंट सपोज 500 जूल है। अब वो 500 जूल की वजह से वर्क हुआ वो 300 जूल था, और जो एनर्जी वेस्ट हो गई, जो एनर्जी वेस्ट हो गई वो एनर्जी Q2 थी 150 जूल। तो भी देखो आपने टोटल कितना अमाउंट दिया था, टोटल आपने अमाउंट दिया था 500 जूल, और उससे वर्क कितना हुआ 300 जूल, तो बाकी वेस्ट कितनी हुई 150। तब भी देखो 50 जूल एनर्जी कहीं पे गई,
वो एनर्जी स्टोर हुई और फाइनल एनर्जी में 50 का एडिशन हुआ और 150 जूल बन गई। जो फाइनल एनर्जी बनी वो 150 जूल। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप ये एक तरह से बोल सकते हो डेल्टा क्यू कितना है 350। क्यों? क्योंकि Q1 माइनस Q2 करना था। हीट में चेंज क्या आया 350। डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आया 50 जूल और वर्क कितना हुआ 300 जूल। तो यहाँ पे जो हीट का डिफरेंस है वो आपने कहाँ कहाँ पे यूज़ किया? एक तो वर्क डन में और एक चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स का स्टेटमेंट बना डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अब डेल्टा डब्ल्यू क्यू यहाँ पे हमें ये साफ साफ पता चलता है कि दो हीट है, एक Q1 है एक Q2 है, एक सप्लाइड हीट है और एक रिलीज्ड हीट है। तो डिफरेंस लिया और बना डेल्टा क्यू। इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड थी 100 जूल और फाइनल बनी 150, तो हमने डेल्टा यू भी ले लिया। डेल्टा डब्ल्यू क्यू क्योंकि हो सकता है कि ऑलरेडी उसने वर्क किया हुआ था 100 जूल का, आपने हीट सप्लाई की, उसके बाद वर्क हुआ टोटल 400 जूल का, तो आपकी हीट की वजह से जो वर्क हुआ वो बनेगा डेल्टा डब्ल्यू कितना 300 जूल। ठीक है, तो सिस्टम के पास ऑलरेडी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, इसीलिए हमने डेल्टा मतलब डिफरेंस के साथ ये इक्वेशन को बनाया हुआ है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, जिसमें डेल्टा यू जो है वो स्टेट वेरिएबल है, डेल्टा क्यू एंड डेल्टा डब्ल्यू वो स्टेट वेरिएबल नहीं है, इसीलिए पाथ पे डिपेंडेड रहते हैं। सपोज किसी एक सिस्टम को एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, P1 V1 से पहले हम लेके गए P2 V1 पे, मतलब क्या हमने किया, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और प्रेशर चेंज किया। सेकेंड टाइम हमने प्रेशर चेंज किया और प्रेशर कांस्टेंट रखा, P2 था तो P2 ही, और वॉल्यूम चेंज किया V1 से V2 में। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक है, आपको कोई ना कोई हीट सप्लाई करनी पड़ी होगी, कोई ना कोई सिस्टम की वजह से वर्क हुआ होगा और कोई ना कोई इंटरनल एनर्जी भी चेंज हुई होगी। बट अगर आप रिटर्न आते हो किसी और पाथ से, ओके, तो नेट वर्क डन आपको मिलेगा नॉट इक्वल टू 0, नेट हीट एनर्जी यूज्ड नॉट इक्वल टू 0, बट नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि आप इनिशियल स्टेट पे वापस आ गए और ये स्टेट वेरिएबल है, अगर स्टेट चेंज होगा तो ही एनर्जी चेंज होगी। ओके, चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है,
और एक चीज़, अगर आपने किसी भी तरह डेल्टा यू को ज़ीरो कर दिया, उससे फ़ायदा क्या होगा कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या बन जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू। मतलब आप जितना वर्क कर रहे हो वो पूरे का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी, जितनी आप हीट सप्लाई करते हो उतनी वही हीट पूरे की पूरी कन्वर्ट हो जाएगी वर्क डन में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई भी अगर इंजन है उसकी आप एफिशिएंसी इंक्रीज करा सकते हो, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ हीट से आप ज़्यादा वर्क कर सकते हो, क्योंकि कोई इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं आया। ओके, अब वर्क डन में भी देखो, अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रख के वॉल्यूम चेंज करते हो तो डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, पी डेल्टा वी। तो वही आप यहाँ पे लगा दो, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके, तो अगर आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी बन जाएगा 0, डेल्टा वी 0 तो वर्क डन भी 0, और वर्क डन 0 तो जो भी आप एनर्जी दे रहे हो वो पूरे की पूरी स्टोर हो जाएगी इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में। कौन सी प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा और आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो सभी जो प्रोसेसेस है, चारों प्रोसेस हमें यहाँ पे 1 बाय 1 पढ़नी है, और सभी के लिए डेल्टा क्यू क्या आएगा, डेल्टा यू क्या आएगा और डेल्टा डब्ल्यू क्या आएगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ये कर लेंगे। ओके, यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट है तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।